नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। मतदान बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पहले चरण में 26 लाख से अधिक मतदाता करेंगे वोटिंग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव पहले चरण का मतदान और इस दौरान लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पहले चरण में 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। मतदान बूथों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का जो मतदान है उसकी तैयारियां देखिए भरपूर हो चुकी हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान बूथों पर लंबी कतारें हैं। पहले चरण में 26 लाख से अधिक मतदाता वोटिंग करेंगे। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज पहले चरण का मतदान, क्या नजारा है, किस तरीके से मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र में और पंचायत चुनाव वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो यहाँ जो है धीरे धीरे मतदान होता है, क्योंकि गांव के लोग भी अपने खेती बाड़ी या ऐसे काम करके मत डालने जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान है। लेकिन लोगों में काफी उत्साह है। लोग अभी भी बाहर से आ रहे हैं। अब अगर मार्केट की बात करो तो मार्केटों में आज गाड़ियां नहीं, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि सारे लोग जो है चुनाव में लगे हुए हैं। इस तरीके देखा जाए नजारा, जो मार्केट में जहाँ पे कई गाड़ियां खड़ी होती थी वहां पे आज गाड़ियां नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय ये स्थिति हो रखी है कि गाड़ियां नहीं, और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी तक जो है लगभग 26% मतदान हुआ है। मतदान में काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गांव का मामला होता है। गांव में जो है वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। आज तक हमेशा ये रहा, जो क्षेत्रीय चुनाव हुए हैं, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि अदर मुकाबले लोकसभा, विधानसभा या मेयर के चुनाव के मुकाबले जो है उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा है। और अभी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग गाँव से बाहर से आते हैं, जगह जगह से आते हैं, क्योंकि लोग अपने गाँव में यह होता है कि हमारा भाई उठा है, हमारा चाचा उठा है, हमारा उठा है। इस तरीके से इसलिए मतदान प्रतिशत लोगों में बढ़ा के चलने की कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को ये रहती है कि हमारा कौन जीते। इसको लेकर जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि इसी हिसाब से जो है लगभग 80% जो है मतदान जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है सतीश, क्योंकि बड़े मुद्दे होते हैं। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कहीं ना कहीं एक ग्रामीण स्तर पर आपकी तस्वीर बदल सकती है। तो ऐसे में क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, ग्राम में काफी जगहों में, क्योंकि सिर्फ जिला पंचायत में देखा जाएगा कि मुद्दे, लेकिन जो ग्राम प्रधान हैं और क्षेत्र पंचायत उनमें मुद्दे नहीं देखे जाते हैं। उनमें सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि परिवार देखा जाता है, और जहाँ मुद्दे देखे जाते हैं वहाँ जो है निर्विरोध प्रधान चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ लोग परिवार की बात करते हैं, चाचा ताऊ भाई भतीजे इस तरीके की बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए प्राथमिकता तो इससे ही दी जाती है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा सतीश, बहुत शुक्रिया आपका। और पटना से अगली बड़ी खबर, जहां बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, आज चौथे दिन एसआईआर पर हंगामे के आसार है। जहां तीसरे दिन सदन में सीएम नीतीश तेजस्वी में बहस हुई, और इसको लेकर क्या गहमा गहमी थी वो लगातार देखने को मिला। तो देखिए, बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के आज भी चौथे दिन भी विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हो सकता है। विधान परिषद में आज बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली 2025, बिहार राजभाषा संवर्ग नियमावली 2014 समेत कई प्रति को सदन की मेज पर रखा जाएगा। तो वही बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जमकर बवाल हुआ। तेजस्वी एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने लगे। इस दौरान उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि ये सूत्रों के हवाले से वोटर्स को बांग्लादेशी बता देते हैं। इस पर नीतीश कुमार अचानक खड़े हुए, तेजस्वी को बीच में रोका और उन्हें बच्चा तक कह दिया। नीतीश सदन में बोल ही रहे थे कि तभी सम्राट चौधरी खड़ा होना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखकर चेयर पर उन्हें बिठा दिया।
तो देखिए गहमा गहमी सामने आई थी, जहां किस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपस में भिड़ते हुए सत्र के दौरान नजर आए थे और जमकर एक दूसरे पर बयानबाजियां भी की गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी सत्र के चौथे दिन बताया जा रहा है कि हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद दानिश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है आज का ये सत्र, आज के दिन क्या कुछ हंगामा रहने वाला है? क्या कुछ जो विधेयक है, प्रस्ताव है, वो पटल पर रखे जाएंगे? क्या चर्चा आज संभव? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मानसून सत्र है उसका आज चौथा दिन है और ये काफी अहम सत्र माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है विधानसभा चुनाव जो है की तैयारी में सभी पार्टी लग जाएंगे। तो इसी को लेकर जो है आज जो है सत्ता पर जो है अपने सीएजी रिपोर्ट जो है पेश करेंगे और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष जो है लगातार एसआईआर और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जैसा कि 3 दिन देखा गया कि विपक्ष लगातार हम लोग अपने इससे जो है सरकार को जो है कहीं ना कहीं मतलब उनके को जो है नहीं करने दिए। तो साथ ही आज जो खबर आ रही है कि जो सीएजी रिपोर्ट है उससे पेश होने से पहले जो है विपक्ष के द्वारा जो है हंगामा किया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए कल भी जो बहस हुई उसके बाद किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही हैं दोनों तरफ से? देखिए कल जो बहस हुआ उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने पीसी भी किया था। पीसी के बाद पीसी में उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग जो है चुनाव को बहिष्कार भी कर सकते हैं, इस पर भी सोचा जा सकता है। तो इसी को लेकर जो है आज विधानसभा सत्र में भी जो है इस पर कई तरह के सवाल सत्ता पक्ष जो है कर सकते हैं कि आप चुनाव आयोग के इस डिसीजन को आप कैसे ये करते हैं। तो इसी को लेकर जो है ज्यादातर संभावना है कि सवाल उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कुशीनगर से धर्मांतरण को लेकर अब बड़ी खबर है, जहां छांगुर गैंग की तरह कुशीनगर में भी सक्रिय है धर्मांतरण गैंग। रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है। धर्मांतरण गैंग के 3 युवकों सहित महिला गिरफ्तार। तो महिला जैरू त्रिशा गिरोह की बताई जा रही है मास्टरमाइंड। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से छांगुर धर्मांतरण का बड़ा खेल चला रहा था उसी तरीके से ये मामला भी कुशीनगर से सामने आया है। धर्मांतरण का एक बड़ा गैंग पुलिस के हत्थे लगा है। रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के 3 युवकों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया है। भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाती है जैरू त्रिशा। गैंग द्वारा धर्मांतरण कर मुंबई भेजी गई थी 3 हिंदू लड़कियां। पुलिस ने तीनों लड़कियों को मुंबई से बरामद किया है। तो देखिए धर्मांतरण का ये बड़ा खेल कुशीनगर में भी चल रहा था, जिसका खुलासा किया गया है पुलिस की ओर से और एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। इस पूरे मामले में अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके से भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाया जाता था, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और ये जो पूरा खेल है वो काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन छांगुर के धर्मांतरण के खेल के बाद ये उजागर हुआ है। और अब झारखंड के धनबाद से कोयला खनन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। चाल धंसने से 9 मजदूरों की जान गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 9 मजदूरों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। झारखंड के धनबाद में अवैध रूप से कोयला खदान में खनन के दौरान चाल के धंसने से 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। धनबाद जिले में बागमारा प्रखंड के केसरगढ़ इलाके में अवैध कोयला खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के शिव मंदिर के पास चाल धंसने से 9 से अधिक मजदूरों के दबने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज का पूरा मामला, रिलीज पर रोक को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं में सुनवाई। दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगाई है अंतरिम रोक। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर आज सुनवाई है, जहां फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज और उस पर रोक को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, आपको बता दें, सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगाई गई अंतरिम रोक को आगे जारी रखते हुए फिल्म को लेकर केंद्र की उस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें फिल्म की रिलीज से पहले डिस्क्लेमर में चेंज करने समेत कुल 6 कट लगाने को कहा गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज इस उदयपुर फाइल्स पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ बहस में तथ्य रखे जा सकते हैं? विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अपना सवाल दोहराएं। जी, सवाल यही है विवेक कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इससे पहले अंतरिम रोक लगी हुई है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे? विवेक, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद विवेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, उदयपुर फाइल्स का ये पूरा मामला है, जहां कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे समाज में जो है अशांति फैलेगी। ये पूरा मामला आप लोग को याद होगा, बहुचर्चित ये पूरा मामला था। किस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में एक दर्जी पर हमला किया जाता है, दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं और मारते हैं उस दर्जी को और उस पूरी वीडियो भी बनाते हैं। ऐसे में उसी की पूरी सच्चाई पर आधारित ये उदयपुर फाइल्स फिल्म, जिसका ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि इस फिल्म से समाज में अशांति फैलेगी। अपडेट ले लेते हैं, विवेक दोबारा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या तथ्य रखे जाएंगे? दरअसल जो उदयपुर फाइल्स है, इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। क्योंकि इस मामले पर हाई कोर्ट भी पहले सुनवाई कर चुका और हाई कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा रखी थी, उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दूसरी बात ये कि जो फिल्म निर्माता है वो भी सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। इसके अलावा एक दोषी इस मामले में, कन्हैया के मर्डर के मामले में 8वें नंबर का एक दोषी, उसने भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और ये कहा का ट्रायल अफेक्टेड हो सकता है, इस वजह से इसकी जो रिलीज है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार यानी कि आईएनबी मिनिस्ट्री को एक डायरेक्शन था सेंटर का, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसके धारा 6 के तहत, कि केंद्र सरकार भी किसी फिल्म पे रोक लगाने पर विचार कर सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप केंद्र के पास जाइए और केंद्र में अपना आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि जब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि केंद्र सरकार यानी कि आईबी मिनिस्ट्री इसको देख ले, उसके बाद आइएगा, तो कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट में इस बात पे संज्ञान लेते हुए कि केंद्र की इस जो कमेटी बनाई गई थी जिस पर वो फिल्म को देखेगी और अपने व्यूज देगी क्या करना है, उसको देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर हमारे पास आएगा, फिर हम इसको देखेंगे। तो इस मामले में केंद्र सरकार की पिछली सुनवाई में जो आईबी मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी तरफ से वो जो इसमें डिक्लेरेशन दिया गया है उसको चेंज करने और जो कुछ और कट लगाने के आधार पर एक सिफारिश की थी कि इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि जो ये फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं, उनकी तरफ से वकील का ये कहना था कि हम फिर भी संतुष्ट नहीं है, हम चाहेंगे कि इस पर रोक लगाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा और आज जो है पिछली सुनवाई में भी जो इस मामले में एक आरोपी, माफ कीजिएगा, दोषी जिसको सजा मिल चुकी है, वो इस मामले में है कि उसका ट्रायल इफेक्टेड होगा
उस मामले को लेकर भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था कि क्योंकि जो उनकी तरफ से पेश वकील थी उनका ये कहना था कि इससे हमारा ट्रायल अफेक्ट हो रहा है, इस वजह से इस बिल पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में विचार होने वाला है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या चीजें निकल कर आती हैं, कि ये तय होगा कि क्या फिल्म की रिलीज पर रोक लगी रहेगी या उसकी रिलीज को हरी झंडी दी जा सकती है, क्योंकि उसकी रिलीज का टाइम पहले ही बीत चुका है। लेकिन अब आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो 6 कट लगाने के बाद उस पे उसको रिलीज की अनुमति देने की बात कही गई थी, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट मानता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो इस मामले में आरोपी है जिसका ट्रायल है कंटिन्यू है, उसका ये कहना है कि इसका ट्रायल इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें हैं जो कोर्ट के सामने आज होंगी, जिस पर विचार होगा और तय होगा कि क्या इस फिल्म की रिलीज पर रोक, अंतरिम रोक जो हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंटिन्यू किया था, वो जारी रहेगा या फिर फिल्म की रिलीज हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते बड़ी खबर का, जहां लखनऊ में साइबर माफिया गिरोह का भंडाफोड़। जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में करोड़ों की ठगी का ये पूरा मामला। 16 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं, 1 करोड़ 7 लाख कैश बरामद हुआ है। 79 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 13 ट्रैक बुक जब्त की गई हैं। 30 मोबाइल, 2 नोट गिनने की मशीन, 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। फर्जी खातों के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जाल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ और गुजरात से जुड़े हैं ठग गिरोह के तार। राजधानी में एक हाई प्रोफाइल साइबर ठगी गैंग का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, जो लोटस गेमिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बेटिंग गेम में रुपए लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया करते थे। अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। ये गिरोह बीते 4 महीने से लखनऊ में सक्रिय था और देश भर के हजारों लोगों को निशाना बनाकर अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। तो देखिए, साइबर माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया। ऑनलाइन लोटस गेमिंग साइट से जुड़ा है ये बड़ा नेटवर्क। तो पुलिस को कई फर्जी आधार और पुराने टोकन नोट मिले हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। पकड़े गए सभी आरोपी अलग अलग जिम्मेदारियों में शामिल थे। पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अन्य राज्यों में भी गिरोह के सक्रिय सदस्यों की तलाश जारी है। तो देखिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। तो पकड़े गए सभी आरोपी अलग अलग जिम्मेदारियों में शामिल थे, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो अन्य राज्यों में भी गिरोह के सक्रिय सदस्यों की तलाश जारी है। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में करोड़ों की ठगी का ये पूरा मामला, जहां साइबर माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ऑनलाइन लोटस गेमिंग साइट से जुड़ा बड़ा नेटवर्क। तो पुलिस को कई फर्जी आधार और पुराने टोकन मिले हैं। तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले की कार्रवाई पर अब पुलिस की भी प्रशंसा हो रही है। इनाम भी मिलेगा टीम को। और अब खबर चंदौली से है, जहां जनपद चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धरना गांव की गलियां में अचानक सन्नाटा छा गया। हर चेहरा खामोश, हर आंख नम। जिम संचालक और प्रॉपर्टी डीलर अरविंद यादव उर्फ बिंदु यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, वो चीखे, वो विलाप, वो मासूम सवाल पूरे गांव को झंझोर कर रख गया। मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे, यह सवाल 8 वर्षीय देवांश ने जब अपनी मां से किया तो पास खड़े हर शख्स की आंखें भर आईं। वहीं 14 साल की अंशिका, जो अभी कुछ दिन पहले तक पापा से अपने स्कूल की किताबों के लिए जिद कर रही थी, अब बस तस्वीर से लिपटी बैठी थी। बिना कुछ बोले अरविंद की हत्या ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। उनकी अंतिम यात्रा जब गांव पहुंची तो परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आंसुओं और गुस्से के बीच उन्होंने कहा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, अब कौन है हमारा सहारा। मासूम अंशिका और देवांश की आंखों में डर और भविष्य की
चिंता साफ झलक रही थी। शायद पहली बार किसी एसडीएम अनुपम मिश्रा की कलम किसी आदेश से नहीं बल्कि एक बिटिया की पुकार से चली। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों की मांगों को स्वीकार किया। आर्थिक सहायता, सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार ने उठाने का आश्वासन दिया। अच्छा गाड़ी दे के वहाँ मार के लड़का के हमरे कहती कि अरे दिमाग पर गोली चला था का। जब ले इनके जगह के लेके जात है तब ले वहाँ से भाग गई ना सो कमलापुर ओरी। और देखत बड़ी तो हमारे हीरा का मार खून पौटल बा। कुल लड़का जुट गई ना तब ले गोली का आवाज सुन के कुल उठा के ले गई ना हमारे भैया के हॉस्पिटल। रात में सिटकिया के कुछ लोग आए थे जिन्होंने पहले भी मर्डर किया है सिटकिया में जो हुआ था। एंड उससे वहाँ पे ये आए एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दरवाजा उन्होंने खटका। ताला अंदर से था, उनके पास बड़े हथौड़े भी थे। वो ताला अंदर से तोड़ नहीं पाए और यहाँ पे गाली भी देने लगे मेरे पापा को। फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेरे पापा को नीचे बुलाया करे। मेरे पापा की पूरी गाड़ी को पूरा उसमें गोलियों से उसमें पूरे छेद कर दिया। मेरे पापा के सिर में गोली लगी है, मेरे पापा के सीने में गोली लगी है। आज भी जाके अभी भी उस मंदिर पे अभी मेरे पापा का खून गिरा है। तो देखिए ये पूरा मामला सामने आया है, जिस पूरे मामले में अब पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने इसी के संबंध में आर्थिक सहायता का बड़ा आश्वासन भी कहीं ना कहीं दिया है कि इस पूरे मामले में आश्वासन के तहत अब घर वालों को राहत है। और अब बढ़ते आगे, अब खबर वाराणसी से सामने आ रही है जहां पर बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है, जहां दशाश्वमेध पर 6 सीढ़ी नीचे उतरा पानी। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में घटाव का क्रम निरंतर जारी है। मंगलवार रात 10 बजे तक यहां 24 घंटे में पानी 52 सेंटीमीटर कम हुआ था। वहीं दशाश्वमेध घाट पर 6 सीढ़ी नीचे उतर गया था। इससे गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन गंगा के पानी का वरुणा में अभी भी पलट प्रवाह जारी रहने से वरुणा के कछार में बाढ़ की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में फैलकर आबादी के घरों में घुस रहा है। इससे लोग पलायन को विवश हो रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन क्या स्थिति फिलहाल अभी वहां पर? मैं आपको बता दें कि कल से जो गंगा लगातार जो है 1 घंटे में 1 से 1.5 सेंटीमीटर घट रही है, लेकिन फिर भी अभी जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ भी अभी स्थिति तो वही बनी हुई है। अभी वहाँ कोई रहने के लिए लोग मजबूर हैं और लगभग तटवर्ती इलाके में 400 घर रामनगर सब मिला करके लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर एनडीआरएफ की टीम रखी है। वहाँ भोजन और पानी की व्यवस्था किया गया है, लेकिन अभी भी जो जिससे घटना चाहिए उस स्तर से गंगा का घटान अभी नहीं हो रहा है। लेकिन 1 घंटे में यह देखा गया है, कल जो है संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो 1 से 1.5 इंच जो है प्रतिदिन गंगा घटा हो रहा है और तटवर्ती इलाके में अभी भी लोग जो है मजबूर है बाहर अन्य जगहों पर रहने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब मध्य प्रदेश से खबर है, जहां रोजगार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक्टिव मोड में सीएम नजर आ रहे हैं, जहां एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 इकाइयों का आज करेंगे भूमि पूजन। 400 करोड़ के निवेश से 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में भोपाल जिले के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री 5 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे, जिनसे 400 करोड़ से अधिक निवेश और 1500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? रोजगार की दिशा में कितना बड़ा कदम ये? संतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो रोजगार की दिशा में से बड़ा कदम माना जा रहा है
और सीएम मोहन यादव इसके लिए प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर रहे हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज क्या बड़े कार्यक्रम रोजगार की दिशा में सीएम की तरफ से किए जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा रोजगार के सृजन के लिए कई इन्वेस्टर मीट भी की गई और भी रोजगार मध्य प्रदेश में आए, इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में लगातार काम किया जा रहा है सरकार के तरफ से और इसी के दौरान आज भी ये कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपको तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।